नमस्कार। स्वागत है आपका दिशा ई राइज पर। मैं रविकांत शर्मा आपके सामने उपस्थित हूं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 के लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर के हम इसका आज सोल्व करेंगे और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है इसमें -13 का गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? कोई भी संख्या यदि ए है अपने पास में, हम इसे किस संख्या से गुणा करें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो हम ए को यदि 1/a से गुणा करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अतः -13 को यदि हम -1/13 से गुणा करें तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। अतः इसका आंसर 1/-13 है। दूसरा प्रश्न है अपने पास में, संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी? घन घन का मतलब होता है किसी संख्या का, घन का मतलब है किसी संख्या का क्यूब। क्यूब यानी यदि ए का क्यूब है, ए का घन है, तो ए को ए से हम 3 बार गुणा करें। यदि हम इसी प्रकार 9 का क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो 9 को 9 से हम 3 बार गुणा करेंगे और इसका उत्तर आता है 729। साधारण ब्याज करने का सही सूत्र, साधारण ब्याज करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 4.5 किलो शक्कर का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 किलो शक्कर का मूल्य क्या होगा? समानुपात का सवाल है। 4 किलो यदि मूल्य बढ़ रहा है, शक्कर का किलोग्राम बढ़ रहा है तो मूल्य भी ज्यादा होगा, किलोग्राम कम होगा तो मूल्य भी कम होगा। तो हम इसे कर सकते हैं 5:240 समानुपात 1:x। x क्या है? 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। यदि हम इसे देखें तो ये हो जाएगा क्रॉस गुणा से 5x बराबर 240 और x बराबर 240 भाग 5 बराबर 48। तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा आपके पास में 48। इसी प्रश्न को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, एक ही नियम से, कि यदि हमारे पास में 5 किलो शक्कर का मूल्य 5 किलो शक्कर का मूल्य यदि हमारे पास में 240 रुपये है, तो 1 किलो शक्कर का मूल्य 240/5 बराबर 48 रुपये होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? हम देखें तो इसमें एक ही पद है, 4x² एक ही पद है। इसके अंदर हमारे पास में एक पद 5 और दूसरा पद -3xy है। इसमें यदि हम देखें तो 2x 3y और 5 तीन पद है। चौथा जो ऑप्शन है यदि हम इसमें देखते हैं तो 5x और 2x दोनों सजातीय राशियां हैं और सजातीय राशियां आपस में जुड़ करके 7x हो जाती है। अतः ये वास्तव में एक ही पद है। अतः हमारे पास इसका उत्तर जो होगा 2 पद, वह होगा उत्तर बी, 5 - 3xy। ये आपका द्विपद होगा। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज हो, सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वह समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वह समचतुर्भुज हो, चाहे वह और कोई चतुर्भुज हो। सभी चतुर्भुज के अंतःकोणों का माप योग जो है वो 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमारे पास में हम संख्या 200 के जो हैं, पहले बच्चों अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याओं से 2 से भाग लगाते हैं 100 बार, फिर 2 से भाग लगाते हैं 50 बार,
फिर 2 से भाग लगाते हैं 25 बार। अब इसमें 2 और 3 का भाग नहीं जाएगा, अब हम 5 से भाग लगाते हैं 5 बार, फिर 5 से भाग लगाते हैं 5 बार। पूर्ण घन संख्या अपने को प्राप्त करनी है। पूर्ण घन संख्या के अंदर जो गुणनखंड होंगे वो हमारे पास में 3 3 के युग्म में होंगे। यहां हमारे पास में 1 5 कम है, अतः यदि हम इस संख्या को 1 5 से गुणा और कर दें तो प्राप्त संख्या हमें जो है पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः हम यहां लिख देंगे संख्या 200 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। अगला प्रश्न है साथियों बच्चों, व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल क्या होगा। यदि हम इन्हें गुणा करें, -4p का गुणा 7pq से गुणा करें तो पहले संख्या चिन्हों का गुणा होगा। चिन्ह एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस है तो संख्या का गुणात्मक जो चिन्ह है वह माइनस आ जाएगा। अब हम दोनों संख्यात्मक मानों को गुणा करेंगे। संख्यात्मक मानों को गुणा करते हैं तो हमारे पास में 28 आ जाएंगे। अब हम p का p से गुणा करेंगे। जब आपने घातांक के नियम पढ़े होंगे, किसी संख्या में समान सजातीय पदों को जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ p पर 1 है और यहाँ p पर 1 है तो p की घात 2 हो जाएगी और q जो है वो इस प्रकार से इन दोनों का गुणा जो है वो -28 p स्क्वायर q हो जाएगा। सवाल आपको पूरा इस प्रकार से करके बताना है। अगला प्रश्न है, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोण 360 डिग्री होते हैं। यदि हमें भुजाओं की एक कोण का माप दिया गया है और यदि हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमारा प्राप्त सूत्र होगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 भाग दिए गए कोण का माप। तो हमारे पास में भुजाओं की संख्या आ जाएगी 360 भाग 45 बराबर 8। तो आपके पास में किसी बहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 है तो वहां भुजाओं की संख्या 8 होगी और अपने को प्रश्न को इसी प्रकार से करना है। अगला सवाल है अपने पास में, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात करें। देखने पर हमें पता चल रहा है कि यह आकृति जो है आयताकार है और आयत के परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारे आयत के परिमाप का सूत्र होता है। इसमें लंबाई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अतः इस सूत्र के अनुसार परिमाप हो गया आपके पास में 2 9 प्लस 7 2 गुणा 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। इसी को हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप जो है वह सभी भुजाओं का
योग होता है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। इसमें हम देखें तो आयताकार आकृति है, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी, यदि हम देखें तो ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर की है, उसी प्रकार और बी सी 7 सेंटीमीटर की है। तो आयत के अंदर ए बी बराबर सी डी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर। यदि हम इन चारों भुजाओं को जोड़ें तो हमारे पास में 9 + 7 + 9 + 7 बराबर 32 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक लाल से आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता बराबर कुल परिणामों में, कुल परिणामों का हमें भाग लगाना है किसमें? वांछित परिणाम में। अब वांछित परिणाम क्या है कि हमें जितनी लाल सेवें इस बॉक्स में दी गई है उनमें से लाल कितनी है वो वांछित है कि हम कितनी बार में लाल प्राप्त कर सकते हैं, और जो कुल दी गई है वो हमारे पास में कुल परिमाण है। तो प्रायिकता हमारे पास में, अगर हम इसे देखें तो लाल सेब की संख्या भाग कुल सेब की संख्या बराबर, लाल सेब हमारे पास में है 1 2 3 4, 4 और नीचे कुल सेब हमारे पास में है 4 लाल और 3 हरी, 7। तो ये जो प्रायिकता हो गई वो आपके पास में हो जाएगी 4/7। अगला सवाल, ये सभी प्रश्न हमारे पास में 1-1 नंबर 2-2 नंबर के थे और बहुत सरल प्रश्न हैं, हम इन्हें आसानी से थोड़ी से अभ्यास से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में सत्य और असत्य का, हम किस प्रकार से सत्य और असत्य ज्ञात करें। पहला प्रश्न है हमारे पास में, इसमें संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। 1354 ये कह रहा है कि 2 से विभाज्य नहीं है, ये कथन असत्य हो गया। असत्य क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, अतः ये पहला जो ऑप्शन है वह असत्य है। दूसरा प्रश्न है इसी का, संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य है। बच्चों, 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या जो भी दी गई है इसके सभी अंकों का योग जो यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। हम यदि इसके अंकों का योग करें तो हमारे पास में योग आता है 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27 और 1 28। 28 में यदि हम 9 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, अतः यह भी कथन असत्य हो गया। दूसरा अगला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यह कथन आपका सत्य है, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही जो है वो संख्या 6 के गुणनखंड हैं और दोनों सहअभाज्य गुणनखंड है। 2 और 3 संख्या 6 के गुणनखंड 2 और 3 है और सहअभाज्य गुणनखंड है, अतः जो संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है, अतः यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है हमारे पास में 6 प्लस एक्स जो है 9 का गुणज है, यदि x का मान 2 है तो 6 + x 9 का गुणज है। अब जब x बराबर 2 हो तो यह कथन भी अगर हम देखें तो x की जगह यदि हम 2 रखें तो 6 और 2 मिलकर के
8 होते हैं और 8 9 से विभाज्य नहीं है, अतः x प्लस 6 प्लस एक्स जो है वह 9 का गुणज नहीं हो सकता, अतः यह कथन भी असत्य है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्न दी गई आकृतियों को देख करके और उनके दो दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के अंतर्गत ऊपर से देखने पर वह कैसा दिखाई देगा और सामने से देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, हमको बताना है प्रश्न आपका। हम नेक्स्ट चलें तो ये आकृतियां हमारे पास में दी गई है। यदि हम इस आकृति को इस तरफ से देखें तो हमें पास एक यह हिस्सा और यह हिस्सा, ये 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 हिस्से नीचे और इधर वाले हिस्से के एक ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिस्सा है वह हमें सामने से दिखाई दे रहा है, अतः यह पार्श्व भाग, पार्श्व दृश्य है। यदि हम इसको ऊपर से देखें, यदि हम इसको ऊपर से देखें तो ये हिस्सा जो है हमें ऊपर से देखने पे दिखाई दे रहा है, ये 1 2 और 3 इस प्रकार ऊपर से दिखाई देने पर ये दे रहा है। यहाँ आपको पार्श्व, और पार्श्व यानी बगल में से, ये तो सामने से हिस्सा हो गया, तो ये सामने से नहीं होकर के अपने, ये सामने से हिस्सा नहीं होकर के अपने पास में ऊपर से देखा हुआ हिस्सा है, ये वाला, ये एक हिस्सा, ये 1 ये 2 और ये 3 हिस्से, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये आपके पास में ऊपरी दृश्य है। यहां से अगर हम इसको इस प्रकार से देखें इस तरफ से, तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा जो हमें कम दिखाई दे रहा है और ये तीसरा हिस्सा इस प्रकार से दिखाया गया है, तो ये हिस्सा जो है वो हमारा पार्श्व यानी बगल से, पार्श्व दृश्य यानी बगल से देखा हुआ, सामने से देखा हुआ नहीं, साइड से देखा हुआ। इसी प्रकार यदि हम यहां देखें तो हमारे पास में इसके अंदर एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा है कि 2 ऊपर से बराबर और 1 नीचे से, यानी हम ये हिस्सा दिखाई दे रहा है पहले में, ये हिस्सा दूसरा और ये तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका ऊपरी दृश्य है। और यदि हम इसको पास में इधर से देखें तो हमें ये 2 हिस्से और एक हिस्सा ये दिखाई देगा, तो यह हमारा पार्श्व दृश्य है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, बगल में से देख रहे हैं या इस तरफ से देख रहे हैं। चित्रों को थोड़ा सा गौर से देखते हुए हम इसे देखेंगे और फिर करेंगे, अन्यथा इस प्रश्न में गलती होने की संभावना हो जाती है। एक बार पुनः आप देख लें इसको कि ये जो दृश्य यदि हम देख रहे हैं, 2 हिस्से एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा जो ऊपर से देखने पर दिखाई दे रहा है, इसलिए यह ऊपरी दृश्य है। पुनः अगर हम यहां देखें तो इसके अंदर हमें 2 और 3, ये 1 2 3, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, अतः यह पार्श्व दृश्य है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो हमें इस चित्र के अंदर ये जो दिखाया गया है, इसमें ये 1 2 और ये 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, अतः यह ऊपरी दृश्य है। और इस दृश्य के अंदर हमें ये 1 ये 2 और ये 3 दिखाई दे रहे हैं, अतः यह पार्श्व दृश्य है। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान, एक जो है सड़क सर्वे के दौरान याद कर कौन कौन यातायात नियमों का पालन नहीं करता है, और जो यातायात नियमों का पालन नहीं करता है उनका प्रतिशत में दिया गया है। गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले 10% हैं, ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने वाले 25% हैं, जेब्रा पट्टी को पालन नहीं करने वाले 15% हैं, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है, और शेष जो बच गए वो अधिक भार क्षमता वाले हैं, और वो शेष जो बचे हुए प्रतिशत हैं। तो बच्चों हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत बराबर 100 होता है। 100 में से यदि हम इन सबको जोड़ें या अधिक भार क्षमता वाले का प्रतिशत निकालें, अधिक भार क्षमता का प्रतिशत निकालें तो यह हो जाएगा 100 माइनस शेष सभी का योग। अब यदि हम शेष सभी का योग निकालें तो 100 माइनस 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30, 100 माइनस 40 और 40 80 बराबर 20%। तो ये हमारे पास में अधिक भार क्षमता वाले जो हैं वो हमारे पास में
20% आ गए। अब हम इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो प्रश्न है हमारे पास में, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने प्रतिशत ज्ञात किया, भार क्षमता कुल प्रतिशत 100 माइनस शेष सभी का योग। तो यहां हमने जो प्रतिशत निकाला था वो हमारे पास में 100 माइनस 10 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 30 बराबर 20%। तो अधिक भार क्षमता वाले जो है चलाने वाले वो है 20% है। अगला है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक वाहन में चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि 100% जो है पूरे मिलाकर के 100 है, तो ये 100% किसके बराबर है? 400 लोगों के बराबर। 100% बराबर है 400 व्यक्तियों के। हम इसे अनुपात से भी कर सकते हैं और एक एक नियम से भी कर सकते हैं। हमारे पास में पूछ रहा है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले यदि हम देखें तो यह है 30%। तो 100% बराबर 400, 1% बराबर 400 भाग 100 और 30% बराबर 400 भाग 100 गुणा 30 बराबर 120। ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगी और 4 का 30 से गुणा होकर के 120 व्यक्ति। तो जो है यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या 120 हो जाएगी। इसी प्रकार से गति सीमा से अधिक गति से चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, ओवर स्पीड वाले व्यक्ति, ये 10% है। तो हम 400 का 10% निकाल लेंगे। हम सीधा प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का जो प्रतिशत है वो अगर हमको 10% निकालना है तो 10/100 गुणा 400 बराबर 40। इसी प्रकार हम इसको भी सीधा निकाल सकते हैं, जितना प्रतिशत निकालना है उतने बटा 100 करें और जिसका प्रतिशत निकालना है उससे गुणा कर दें। तो यहाँ इसका 120 और इसका उत्तर जो है 40 आ जाएगा। ये आपके 40 व्यक्ति हो जाएंगे और ये आपके 120 व्यक्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपना हम देखें, एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमें दिया गया है और इसकी परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समांतर चतुर्भुज के नियम अगर हमें ध्यान हो, हमने देखा हो, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की जो है वो सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, अर्थात आपकी AB और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। उसके बाद में हम देखें समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित करते हैं तो यह आपके बराबर होंगे। उसके बाद में अगर हम देखें, आपको समांतर चतुर्भुज की अगर परिभाषा या उसके गुणधर्म और ध्यान हो, तो समांतर चतुर्भुज के जो है सम्मुख कोण जो है वे भी बराबर होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज में आपके पास में ये सम्मुख कोण है, ये भी बराबर है। अगली परिभाषा या अगला गुणधर्म हम इसका देखें समांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आसन्न कोण कौन से होते हैं? 2 लगातार कोण, A और B हो सकता है, B और C हो सकता है, C और D हो सकता है, D और A हो सकता है। तो आसन्न कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। और इसके बाद में अब हम ये सब समझ करके जब हम देखें तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि AD बराबर, ये AD समांतर सम्मुख भुजाएं है, समांतर बराबर होती है सम्मुख भुजाएं, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में BC। तो इसमें उत्तर आपका आ जाएगा BC। कोण DCB, ये कोण DCB, ये वाला कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये सम्मुख कोण आ रहा है DAB या BAD, दोनों में से। तो यहां ये कोण जो है वो आ जाएगा आपके पास में कोण BAD। OC विकर्ण का समद्विभाजक है, ये OC समद्विभाजन होते हैं, तो OC जो है वो OA के बराबर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा OA। अगला है कोण DAB। यदि हम इसे देखें कोण DAB, ये कोण हमारे पास में आ रहा है कोण DAB, इसके बराबर। और कोण CDA, DAB और CDA
तो अभी मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण या दो क्रमागत कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है, अतः यहां आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न हमारे पास में, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्र या वर्गाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। हमें क्षेत्रफल दिया गया है 2304 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, और भुजा ज्ञात करनी है, तो ये आपके पास में आ गया भुजा स्क्वायर। भुजा ज्ञात करनी है तो हमें इसका वर्गमूल लेना होगा। जब हम भुजा का वर्गमूल लेंगे तो यहां यह आ जाएगी भुजा, और इस संख्या का हम वर्गमूल दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 2304 का वर्गमूल लें तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, अगले 3 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। नेक्स्ट अगले में 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12। फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे 144, फिर 2 से भाग लगाएंगे 72, फिर 2 से भाग लगाएंगे 36, फिर 2 से भाग लगाएंगे 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे 9, और अब हम 3 से भाग लगाएंगे 3, और लास्ट में फिर 3 से भाग लगाएंगे 1। वर्गमूल के लिए हमें दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, तो यहां हम वर्गमूल लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो भुजा आपके पास में इन सबको आप गुणा कर लें, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ जाएगा आपके पास में, और 1 बार 3 आ जाएगा। गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 दूना 48। तो इस वर्गाकार जो क्षेत्र है उसकी भुजा 48 मीटर हो जाएगी। इसी को यदि हम अभाज्य गुणनखंड से नहीं करें तो हमारे पास में भाग विधि से भी हम इसे कर सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए आप 2304 इकाई और के ओर से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लें। अब हमें भाग लगाना है, इसमें जिस संख्या का भाग लगाएंगे उतनी ही बार भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 4 का भाग लगाते हैं, 4 बार ही लगाएंगे। यहाँ 16, 5 का भाग लगाते हैं तो 25 आ जाता है, 16 23 में से 16 की बाकी निकाल देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 7। अगला जोड़ा एक साथ उतार लेंगे, 704। जितनी बार भाग लगाया है जिस संख्या का, उसको हम यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 8। अब हमें नेक्स्ट अगली बार एक संख्या और लिखनी है, वह संख्या कौन सी हो कि ये तो जिस संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसका ही भाग उतनी ही बार लगाना है। यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो हमें 1 से ही गुणा करके भाग लगाना है। तो हम यहाँ देखें तो हमारे पास में हम यहाँ 8 का भाग लगाते हैं और इसको गुणा करते हैं तो 8 बार ही भाग लगाएंगे और ये 704 आ जाएगा। तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा 48। तो इस प्रकार से हम दोनों विधियों से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में परिमेय संख्याओं इसके पहले घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करें। घातांक का नियम, किसी भी संख्या की हमने देखा, हमें ध्यान है घातांक का नियम है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। इस नियम से यदि हम चलें लिखें तो पहले सवाल के अंदर तो यहां आपके पास में 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 और इस पर घात -1। यदि हम इस घातांक के नियम से देखते हैं तो 3 की घात 0 का मान 1, 4 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1,
घात ऊपर -1 और यहाँ आ गया 3 पर घात -1। इसी में घातांक का दूसरा नियम है, घात a बराबर 1/a की घात -1, या अगर घात माइनस में है तो हम इसे ले जा करके यहाँ प्लस में कर सकते हैं, यानी नीचे जो संख्या है उस घात में ऊपर, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा आपके पास 1/3 की घात -1। इस प्रकार से आपको यहाँ इसे सोल्व कर देना है। अगला प्रश्न जो है इसी में हमारे पास में वो है 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3। 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3। भाग के अंदर हमने नियम पढ़ा था, घातांक के नियम, यदि आधार समान हो और भाग लग रहा हो तो x की घात m भाग x की घात n, तो घातें घट जाएगी, अर्थात x की घात m माइनस n। इस नियम से आपके पास में हो जाएगा 2/3 की घात 5 माइनस 3 बराबर 2/3 की घात 2। अगला नियम हमने पढ़ा था, x बटा y पर घात m है तो यह x पर घात m और y पर घात m हो जाएगी, तो हम इसे खोल देंगे 2 पर घात 2 और 3 पर घात 2, और आगे हम कर सकते हैं, इसका मतलब है 2 गुणा 2 और यहाँ 3 गुणा 3, तो यह आपके पास में 4/9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पूरा सोल्व आपको करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच में 4 संख्याएं ज्ञात करें और उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी करें। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच की 4 संख्याएं ज्ञात करते हैं और संख्या रेखाओं पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको संख्याओं को का हमारे पास में संख्याएं हैं 2/3 और 3/5। बीच की संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम इनके हरों को जो है बराबर कर लेते हैं, और हर बराबर करने के लिए हम 3 और 5 का लसाअ ले लेंगे, और जो हमारा लसाअ आ रहा है दोनों का हर हम वही बना देंगे। तो लसाअ हमारे पास में आ रहा है 3 गुणा 5 बराबर 15। दूसरा तरीका और है हर बराबर करने का, कि इसके हर से इस संख्या के अंश और हर को गुणा कर दिया जाए और इसके हर से इस संख्या के अंश और हर को गुणा कर दिया जाए। तो इस प्रकार यदि हम हर बराबर करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 2 गुणा 5 और 3 गुणा 5, और यहाँ आपके पास में 3 गुणा 3 और 5 गुणा 3, तो ये संख्या आ जाती है हमारे पास में 10/15, और ये संख्या आ जाती है हमारे पास में 9/15। ये संख्या और ये संख्या समान है, अर्थात ये तुल्य भिन्न है। ये संख्याएं एक दूसरे की तुल्य भिन्न है। यदि हम इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो हमको ये भी पता है कि अगर संख्याओं में हर समान हो तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा है वह छोटी होती है। तो यहाँ जो है हमारे पास में ये 9/15 और यहाँ ये हमारे पास में 10/15, यदि हम संख्या रेखा पर देखें तो। अब हमारे पास में इनके बीच में 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ हमारे पास में बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हम इन दोनों तुल्य संख्याओं भिन्नों को ऐसी संख्या गुणा करें कि यहाँ ऊपर अंश के बीच में हमारे पास में 4 संख्याएं और आ जाए। तो यदि हम इनको 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में ये संख्या आ जाती है आपके पास में 10 गुणा 5 और यह आ जाती है 15 गुणा 5। इसी प्रकार ये संख्या आपके पास में आ जाएगी 9 गुणा 5 और 15 गुणा 5। ये संख्या आपके पास में 50/75 और यहाँ आपके पास में 45/75। ये 45/75 3/5 की तुल्य भिन्न है, और ये 50/75 जो है वो 2/3 की तुल्य भिन्न है, अर्थात ये आपके पास में 2/3 की तुल्य भिन्न है और ये आपके पास में 3/5 की तुल्य भिन्न है।
45/75 और ये आपके पास में 50/75। अब इन 45 और 50 के बीच में अपने पास में चार संख्याएं आ जाती है, 46, 47, 48 और 49, और यहाँ सबके नीचे आपके पास में 75 है। तो ये चारों संख्याएं इनके बीच में आ जाएगी। अब संख्या रेखा पर इनको इनके बीच में करनी है, अर्थात यहां से यहां तक हमारे पास में 6 संख्याएं आ गई और इनके बीच में बराबर जो हम है 6 हिस्से कर दें। यहां पर यह आपके पास में 4 हिस्से बराबर 6 संख्याओं के बीच में 4 हिस्से और कर दें, 1, 2, 3 और ये 4 बराबर हिस्से करने हैं हमें। समान दूरी पर होगी ये, समान दूरी रखते हुए हम इसके 4 हिस्से कर दें स्केल से नाप करके। तो यहां पर हमारे पास में ये 9/45/76 की है, ये हमारे पास में 46/75 आ जाएगी। यहाँ आपके पास में 46/75 47/75 आ जाएगी। यहाँ आपके पास में 48/75 आ जाएगी और यहाँ आपके पास में 49/75 आ जाएगी। इस प्रकार हम इन संख्याओं के बीच की चार संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में है, राम ने 10,000 रुपये उधार लिए 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर से, और ये 2 वर्ष के लिए उधार उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए। यदि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिए हैं, यदि धन सरल ब्याज से लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। तो सबसे पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसका सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, मूलधन गुणा 1 प्लस दर की बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। हमको दिया हुआ है यहां पर मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर बराबर 10% और समय बराबर 2 वर्ष। यदि हम यहां इस सूत्र से अगर मूल ब्याज ज्ञात करें चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां आपके पास में 10,000 गुणा 1 प्लस 10/100 और इसकी घात समय 2 वर्ष है और माइनस 10,000। आगे चले, 10,000 गुणा, यहां अगर हम लैसे ले लेंगे तो लैसे आ जाएगा 100 और यहां 100 प्लस 10 की घात 2 माइनस 10,000। और आगे चलें, 10,000 गुणा 110/100 की घात 2 माइनस 10,000। और आगे चलते हैं, तो ये 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 माइनस 10,000। यहाँ देखें हम एक जीरो से एक, ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो हमारे पास में संख्या रह गई यहाँ पर 100 गुणा 11 गुणा 11 माइनस 10,000। यदि हम इनको गुणा करते हैं तो 11 को 11 से किया 121 और 121 को 100 से गुणा करें तो हमारे पास में आ जाएगा 12,100 माइनस 10,000 और हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा 2,100। यह हमारा चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो गया। इसे हम लिख लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज 2,100। यहां पर लिख लेते हैं हम ब्याज बराबर 2,100।
अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपने पढ़ा था अभी। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा 10,000, दर हमारी 10%, समय 2 वर्ष, भाग लगाया 100 का, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुणा 100 गुणा 10 गुणा 2, गुणा कर दिए, उत्तर आ गए हमारे पास में 2,000 रुपये। तो साधारण ब्याज से 2,000 रुपये होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से 2,100 रुपये होते हैं। दोनों ब्याज में अंतर दोनों ब्याज में अंतर 2,100 माइनस 2,000 बराबर 100 रुपये। और हम लिख देंगे इस प्रकार से, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 100 रुपये अधिक है। चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये अधिक होगा या है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो हम पहले एक संख्या पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या बराबर x माना। दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, अतः हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15, क्योंकि ये x से 15 ज्यादा है, अतः ज्यादा के लिए जोड़ देंगे और यदि कम है तो घटा देंगे। अब अपना प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग, अर्थात प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें, अर्थात x में हम x प्लस 15 को जोड़ दें तो हमें 95 प्राप्त होते हैं। x और x को जोड़ा, 2x प्लस 15 बराबर 95। पक्षांतरण किया हमने, बराबर 95 माइनस 15। पक्षांतरण करते समय ये जो चिन्ह है वह बदल जाएगा। 2x बराबर 80 और x के लिए 2 से गुणा में है तो 80 से में भाग लग जाएगा और x का मान हमारे पास में आ जाएगा 40। अतः पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 40 प्लस 15 बराबर 55। यदि हम उत्तर की सत्यता जांचना चाहें तो दोनों का योग 95 आता है, दोनों को हम जोड़ के देख लें। 40 और 55 को जोड़ें तो 95 आ जाता है, अतः हमारे उत्तर की जांच भी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम दो संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। ये प्रश्न हल करते समय ये जो लाइनें हैं आपको नीचे ही लिखनी है। अगला प्रश्न है अपने पास में, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि वह 5 घंटे चले इसी चाल से तो कितनी दूरी तय करेगा। यह समानुपात का प्रश्न हो गया है हमारे पास में। तो पहले तो हम इस 5 घंटों को जो है वो मिनट में बदल लें। हमारे पास 5 घंटे में हमको मिनट बदलने हैं, तो 5 घंटे गुणा 60 बराबर 300 मिनट।
अब हमारे पास में जो संख्या आ गई वो है, पहला है हमारे पास में समय, वो है हमारे पास में 25 मिनट। फिर 25 मिनट में जो तय दूरी है वो है हमारे पास में 14 किलोमीटर। दूसरा हमारे पास में समय दिया हुआ है 300 मिनट, और इसमें जो तय दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो माना हमने जो तय दूरी है वो x किलोमीटर है, तो हम इसे अनुपात में बदलते हैं। तो समय अनुपात दूरी समानुपात समय, और बाद में जो तय गई दूरी है जो ज्ञात करनी है वह दूरी। समय हमारा 25 मिनट, दूरी 14 किलोमीटर, समानुपात समय हमारा 300 मिनट और दूरी हमारी x किलोमीटर जो हमें ज्ञात करनी है। बाह्य पदों का गुणनफल समानुपात के लिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। अंतः पदों के गुणनफल, इसमें हमारे पास में 14 और 300 अंतः पद है, 25 और x जो है वो बाह्य पद है। तो बाह्य पदों का गुणनफल अगर हम करें तो 25x, और अंतः पदों का गुणनफल करें तो 14 गुणा 300। x का मान हमें ज्ञात करना है, x बराबर 14 गुणा 300 भाग 25। 25 से हमने 300 को काट दिया, 25 से कम 25, 5 बचे, 50 हो गए, 25 गुना 50। x बराबर 14 और 12 को गुणा कर लिया तो हमारे पास में 168, 14 दूना 28 के 8 हासिल के 2, 14 एकम 14 और 2 16, 168 मीटर। तो 5 घंटे अर्थात 300 मिनट में ट्रक जो है, ट्रक 300 मिनट अर्थात 5 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो हमें याद करना है। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा है, एक बहुभुज हमें दिया हुआ है और इस बहुभुज का हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बहुभुज को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा हमारा ये समलंब चतुर्भुज का है, दूसरा हिस्सा हमारा ये, और तीसरा हिस्सा हम इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर के एक तीसरा हिस्सा मान लेते हैं। ये हमारे पास में 3 हिस्से हैं। समलंब चतुर्भुज संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल या इस संपूर्ण बहुभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस प्रकार से होगा, संपूर्ण बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल, अर्थात आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल। पहले हम पहले आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल, और यह आकृति हमारी समलंब चतुर्भुज की है, तो यहां हम लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल में समांतर भुजाएं आपके ये पीसी और AB, ये दो समांतर भुजाएं हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी।
और बीच की दूरी जो है वो लंबवत दूरी होती है। तो ये समांतर भुजाएं अपने पास में ए बी और पी सी है, और इनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो ए पी है। तो यहां हम देखें तो ये 1/2 ए बी प्लस बी सी गुणा बीच की दूरी ए पी, 1/2 ए बी का मान अपने पास में 30 मीटर, पी सी का मान अपने पास में 50 मीटर, गुणा ए पी का मान अपने पास में 0 से 50 मीटर। 1/2 गुणा 80 गुणा 50, 2 से 80 को काट दीजिए 40, और 40 और 50 को गुणा कीजिए 2000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में, तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमारे पास में 2000 वर्ग मीटर आ गया। आकृति दूसरी जो आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। दूसरी आकृति को यदि हम देखें तो हमारे पास में यह आकृति पी सी डी ई, पी से सी की दूरी 50 मीटर, डी से ई की दूरी 50 मीटर, और ये दोनों भुजाएं भी हमें समांतर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से पी से ई की दूरी 100 माइनस 50, ये 100 और ये 50, 100 माइनस 50 बराबर 50 मीटर है। तो ये भी चौड़ाई भी 50 मीटर और लंबाई भी 50 मीटर, तो ये एक वर्गाकार आकृति हो जाती है। तो आकृति दूसरी जो है वो हमारे पास में वर्गाकार आकृति है। तो आकृति 2 में हम आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र है वो है भुजा गुणा भुजा, और भुजाएं हैं इसके अंदर हमारे आकृति में हमने देखी, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो 50 गुणा 50 बराबर 2500 वर्ग मीटर। तीसरी आकृति हमारे पास में ए ई एफ, एक त्रिभुजाकार आकृति है, और तीसरी आकृति का क्षेत्रफल जो है हम ज्ञात करेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, आपको ध्यान होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंबवत दूरी होती है। यहाँ इस त्रिभुज में शीर्ष F से भुजा AE पर लंबवत डाली गई दूरी QF है, अतः ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और आधार जो है वो AE हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 AE गुणा QF, 1/2 गुणा 100 और गुणा QF जो है आपके पास में यह 40 मीटर दिया हुआ है। ये देखें ये 40 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 40, 2 से काट दीजिए 100 को, 50, 50 और 40 को गुणा कीजिए, ये आपके पास में आ गए 2000 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास में तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया है, और ये हमारे पास में इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया 2000 वर्ग मीटर। तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया है। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आकृति 1 प्लस आकृति 2 प्लस आकृति 3 तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ आकृति 1 का क्षेत्रफल हमारे पास में 2000 वर्ग मीटर, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल हमारे पास में 2500 वर्ग मीटर, और तीसरी आकृति का क्षेत्रफल हमारे पास में 2000 वर्ग मीटर। जोड़ देते हैं हम, तो यह हमारे पास में 6500 वर्ग मीटर। तो संपूर्ण बहुभुज का क्षेत्रफल है, जो उत्तर लिख देंगे हम, संपूर्ण बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर 6500 वर्ग मीटर। इकाई लिखना जरूरी है, इकाई के भी नंबर होते हैं गणित में। अगले सवाल पे हम चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, और हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ध्यान है, विकर्णों का गुणनफल भाग 2 बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है।
तो हम सूत्र लिख लेते हैं। विकर्णों का गुणनफल अर्थात पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण भाग 2 बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण हमें दिया हुआ है, विकर्ण 1 बराबर 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, विकर्ण दूसरा हमें ज्ञात करना है, इसे हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज का, क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इनको अगर हम रखें सूत्र में तो पहला विकर्ण आपके पास में 30 गुणा x भाग 2 बराबर 240। 2 से 30 को काट दीजिए, 15 को x से गुणा कीजिए, 15x बराबर 240, x बराबर 240, 15 का भाग लगा दीजिए, x बराबर 15 का भाग लगाया, 15 एकम 15, 9 बच जाते हैं, 0 लेके 90 हो गए और 15 छक्की 90, तो x बराबर हमारे पास में आ गया 16 मीटर। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कौन सा विकर्ण अधिक है और कितनी अधिक है, ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, अतः यह अधिक है। और कितना अधिक है? 16 माइनस 15 बराबर 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगले सवाल पे चलते हैं, इसी का दूसरा भाग है। अगला सवाल है, इसी का दूसरा भाग है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन 1.54 घन मीटर दिया हुआ है। आयतन हमें 1.54 घन मीटर दिया हुआ है और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है बेलन के आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ हमें आयतन जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है और व्यास जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इन दोनों में से किसी एक इकाई में बदल लेंगे दोनों को। या तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे या इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो आसान हमारे लिए है सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो जो व्यास हमें दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर बराबर 140 भाग 100, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा देंगे, बराबर ये हो जाएगा 1.4 मीटर। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है इसमें, क्योंकि त्रिज्या बराबर ज्ञात कर लेते हैं हम 1.4 भाग 2, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र जो है वो होता है व्यास, और व्यास में यदि 2 का भाग लगा दिया जाए तो वह त्रिज्या आ जाती है, बराबर 0.7 मीटर। ये हमारे पास में त्रिज्या आ गई। और हमारे को आयतन जो दिया हुआ है वो है आयतन बराबर 1.54 मीटर क्यूब। बेलन के आयतन का सूत्र है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमारे पास में पाई बराबर 22/7, आर जो है वो बेलन की आधार की त्रिज्या है और ये हमारे पास में हमने निकाली है 0.7 मीटर। एच ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और आयतन हमें दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब। सभी मानों को इस सूत्र में यदि रखें हम तो यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्षेत्र आयतन बेलन का, पाई का मान 22/7
आर का मान 0.7 गुणा 0.7, एच हमें ज्ञात करना है और आयतन है 1.54। एच बराबर 1.54 गुणा 7 और भाग 22 गुणा 7, 0.7 गुणा 0.7। दशमलव हटाने के लिए हम देखते हैं कि नीचे वाली संख्याओं में भी दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 1 अंक और 1 अंक, और ऊपर भी दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। तो 2 अंकों से 2 अंकों को मिटाते हुए हम दशमलव को हटा देंगे और हमारे पास में संख्या आ जाएगी 154 गुणा 7, नीचे 22 गुणा 7 गुणा 7। 7 से हमने 7 को काट दिया, 22 से 154 को काटा 7 बार और 7 से 7 काट दिया, ये हमारे पास में बराबर आ गया 1 मीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में आ गई, बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। अगला सवाल है हमारे पास में गुणनखंड का। दिए गए गुणनखंड में से कोई भी 2 गुणनखंड आपको करने हैं। परीक्षा में आपको 2 ही गुणनखंड करने हैं, यहाँ हम चारों गुणनखंड समझ लेंगे। पहला सवाल है आपके 4p² माइनस 9q²। आपको सूत्र ध्यान होगा या सर्वसमीका ध्यान होगी। 4p² माइनस 9q², आपको सर्वसमीका ध्यान होगी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसी सर्वसमीका से हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 4 का जो है 2p का होल स्क्वायर और यहाँ 9 की जगह 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है, तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको इस फॉर्म के अंदर a² माइनस b² वाली फॉर्म में ले आते हैं और इस सूत्र से हम अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का मान 2p हो गया, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, इस प्रकार हमारा जो है ये सवाल सोल्व हो जाता है। दूसरा सवाल है हमारे पास में x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y। 4 पदों में हमको सवाल दिया गया है। इन 4 पदों को हम 2-2 पदों के रूप में बांट लेते हैं और यहाँ हम इस पहले पद में से x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का अर्थ होता है जिस संख्या से कॉमन लिया जाए उस संख्या में भाग लगा देना। तो x की घात 2 में x का भाग लगाएं तो हमारे पास बचता है x प्लस का चिन्ह, और 8x में अगर 8 का भाग लगाएं तो हमारे पास बचते हैं 8। अब हम इस दूसरे में से, यहाँ इन दोनों में y है तो यहाँ हम y कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास में बचता है x और इधर से बच जाता है 8। अब हमारे पास में पुनः देखें तो इसमें हमारे पास में x प्लस 8 वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास में x और यहाँ से y बच रहा है। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल आपका जो है इसके गुणनखंड आपके पास में x प्लस 8 और x प्लस y हो जाता है। तीसरा जो सवाल है हमारा, अगर हम इसमें देखें तो तीसरा सवाल है हमारे पास में त्रिपद का गुणनखंड है, x² प्लस 6x प्लस 8। इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम ये देखेंगे हमारे पास में पहली संख्या का जो x² है इसका गुणांक 1 है और ये जो तीसरा पद है इन दोनों पदों को हम गुणा कर लें तो 8 को x² से गुणा करें तो हमारे पास में आता है 8x², और दोनों के चिन्ह भी प्लस के हैं इसलिए जो 8x² है वो प्लस के आ रहे हैं। अब ये जो बीच की संख्या है हमारे पास में 6x, हमें इस 6x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो 6x आ जाए और गुणा करने पर 8x² आ जाए। तो यदि हम 6x को 2 टुकड़ों में 4x और 2x के रूप में लिखें तो अगर हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाते हैं 8x², और अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में आ जाते हैं
6x। तो इस प्रकार से हम इसे 6x की जगह जो है यहां पर इस 6x को दो हिस्सों में 4x प्लस 2x के रूप में लिख देते हैं। तो यह हमारे पास में आ जाएगा अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब हमारे पास में ये चार पदों वाला गुणनखंड हो गया। इस प्रश्न के जैसे हम पुनः इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में से x कॉमन लेते हैं, तो यहां से हमारे पास में x प्लस 4 बचेगा। दूसरे हिस्से में से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास में x प्लस 4 बचेगा। पुनः x प्लस 4 वाला जो ब्रैकेट है वो कॉमन आता है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लें और यहां से हमारे पास में x और यहां से हमारे पास में 2 बच जाएगा। इस प्रकार x की घात 2 प्लस 6x प्लस 8 के जो गुणनखंड है वो x प्लस 4 और x प्लस 2 हो जाएंगे। चौथा सवाल जो इसका है हमारे पास में वो है आपके पास में a की घात 4 माइनस b की घात 4। इसके लिए भी हम पुनः हमको हमारे पास में वही फॉर्मूला काम आएगा। हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रारूप के लिए हम क्या करते हैं, इस a की घात 4 को a की घात 2 पर घात 2 लिख देते हैं, क्योंकि घातांक के नियम में हमने पढ़ा था घात पर घात जो है वो गुणा हो जाती है। तो हम a की घात, और इसी प्रकार से हम b की घात 4 को भी b की घात 2 पर घात 2 लिख देते हैं। इस सूत्र के अनुसार एक बार इसको प्लस में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार इसे माइनस में लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुनः इस रूप में है, इसके आगे और गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रकार से हमारे ये चारों सवाल जो है सोल्व हो जाते हैं। और इन चार में से परीक्षा में आपको कोई दो ही करने हैं। अच्छी तरह से आप निर्देश पढ़ें और उसके बाद में ही इन प्रश्नों को करें। अगला प्रश्न हमारे पास में है चतुर्भुज की रचना। रचना संबंधित एक प्रश्न आता है और ये 6 नंबर का प्रश्न है। और रचना करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले हमको क्या करना है कि रचना करने के लिए हम सबसे पहले जो जो चीजें इसमें दी गई है उनको देखते हुए एक कच्चे चित्र का निर्माण करें। और चतुर्भुज का निर्माण करते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि हम जिधर से शुरू हो जाएं उसको सर्किल से ही पूरा करना है। जैसे मैं एक कच्चा चित्र बनाता हूं कि हमारे पास में ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी हमको रचना करनी है। रचना करने के साथ में केवल चित्र बनाना ही नहीं है, इसकी रचना भी लिखनी है कि हमने इसको किस प्रकार से बनाया है। तो ABCD की रचना करनी है तो सबसे पहले मैं कच्चे चित्र के लिए एक 5 सेंटीमीटर जो है वो AB लाइन खींचता हूं। ये AB जो है वो 5 सेंटीमीटर कच्चे चित्र के लिए। उसके बाद में BC 4 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद में AD 6 सेंटीमीटर दी हुई है। कोण A 90 डिग्री का दिया हुआ है और कोण B 105 डिग्री का दिया हुआ है। तो बाकी तीनों लाइनें खींचने से पहले मैं कोण A जो है वो 90 डिग्री का बनाता हूं। तो ये कोण A जो है वो 90 डिग्री का बना लिया है। और B पर जो कोण है वो 105 डिग्री का है, तो ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इस प्रकार ये इधर झुका हुआ होगा, तो ये 105 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके बाद में हमें BC 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये हम 4.5 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ C पॉइंट लिख देंगे। और AD जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर लेते हुए ये D पॉइंट लिख देंगे और इनको मिला करके हम कच्चे चित्र की रचना कर लेंगे। अब हमें पक्का जो चित्र बनाना है उसके लिए हम रचना भी साथ साथ लिखेंगे और जो हम कर रहे हैं वो भी हम साथ साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेमी रेखाखंड खींचा, लिखना भी साथ साथ है। और ये हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से AB रेखाखंड खींच लिया है।
उसके बाद में हमारे को जो दिया गया है, हम चाहे तो सुविधा के लिए जो चीजें हमें दी गई है वो सब हम प्रश्न में पहले लिख सकते हैं। ए बी, बी सी, ए डी। ए बी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है ताकि हमें बार बार प्रश्न को नहीं देखना पड़े। बी सी 4.5 सेंटीमीटर है। ए डी 6 सेंटीमीटर है। कोण ए 90 डिग्री का है और कोण बी 105 डिग्री का है। सेकंड नंबर हमें बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से नब्बे डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाया। अब प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो आप समझ लें कि जिस बिंदु पर आपको कोण बनाना है, ये बिंदु आपका, जिस ए बिंदु पर अगर यदि आपको कोण बनाना है तो आप यहां पर एक प्रकार की नोक रखें और एक चाप इस प्रकार से काटें। इसी चाप को, प्रकार की नोक को यहां से उठा करके यहां रखें और यहां से एक चाप काटें। यह आपका 60 डिग्री का कोण होगा। यहां से पुनः आप यहां चाप काटें, ये 120 डिग्री का कोण होगा। और इन दोनों 60 डिग्री और 120 डिग्री वाले चाप से ऊपर की ओर चाप काटें और इस चाप को आप जो सीधा मिला देंगे तो यह आपके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रकार की सहायता से कोण बिंदु ए के ऊपर जो है चाप काटते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से हम चाप काटते हुए प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसे हम ऊपर तक खींच देंगे। तीसरे नंबर पे हमें बिंदु बी पर 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये भी हम लिख देंगे यहां पर, बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया। अब 105 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो जिस प्रकार से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था उसके बाद में अगर आप एक बार और देख लें कि हमें इस बार बिंदु बी पर कोण बनाना है, तो बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक चाप हम इस प्रकार से काटेंगे। प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, 60 डिग्री का वाला चाप काटेंगे, प्रकार की नोक को वापस यहाँ रखेंगे और 120 डिग्री वाला चाप काटेंगे। यहाँ रखते हुए हम 60 डिग्री का चाप काटेंगे, फिर 120 डिग्री का, और दोनों चापों से हम यहाँ 90 डिग्री का चाप काट करके और इसको डॉटेड यहाँ से हम मिला देंगे। ये जो आपके चाप यहाँ पर बिंदु, अब इस 120 वाले से और 90 वाले से दो चाप काट करके ये जो चाप आएगा ये आपके 105 डिग्री का चाप आ जाएगा। और इस प्रकार से हम यहाँ बिंदु बी पर चाप काटते हुए 60 का, 120 का, 90 का और फिर 90 और 120 से चाप काटते हुए 105 का, और इसको मिला करके हम इस प्रकार से आगे ये 105 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच देंगे। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे, चौथे नंबर पे जो है, अब हमारे पास में दी गई है BC और AD। बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप AD काटा। बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे और यहां से हम 6 सेंटीमीटर का चाप AD काट लेंगे, ये D काट लेंगे। और नेक्स्ट बिंदु B से 4.5 सेमी का चाप BC काटा। जो हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यहां से बिंदु B से 4.5 सेंटीमीटर का चाप ये BC काट देंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर। यहां से आपने ये AD 6 सेंटीमीटर काटी थी। लास्ट में हम बिंदु 6 पर A व D को
मिलाया। तो हम यहाँ स्केल की सहायता से ए और सी को मिला, ए और डी नहीं, ए और सी को मिला देंगे, डी सॉरी, स्केल की सहायता से सी और डी, क्योंकि ए तो नीचे है तो स्केल की सहायता से हम सी और सी व डी को मिला देंगे। और इस प्रकार लास्ट में हमारे पास में जो है अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुज की रचना प्रकार और पेंसिल की सहायता से कर सकते हैं। इसका दूसरा सवाल जो है उसमें आपको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। और समचतुर्भुज में अगर हम देखें तो इसमें हमें इसके दो विकर्ण दिए हुए हैं। इस सवाल को करने से, इस समचतुर्भुज की रचना करने से पहले हम थोड़े से एक समचतुर्भुज के जो है गुण देख लें कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे से लंबवत कटे हुए होते हैं। लंबवत का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाने हुए होते हैं। और हमारे पास में इसमें दो विकर्ण ही दिए गए हैं और विकर्णों की सहायता से ही हमें समचतुर्भुज का निर्माण करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है आपके पास में पहला विकर्ण, यह आपको दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। और दूसरा जो विकर्ण दिया गया है वो आपको दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की रचना के लिए आपको इसका गुण जो ध्यान है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे से लंबवत काटते हैं। तो रचना के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक विकर्ण खींचेंगे। अब विकर्ण पहले हम इसके लिए भी, कौन सा विकर्ण है अपने पास में, कौन सा है, तो कच्चा चित्र आप समचतुर्भुज का भी पहले बना लें। नाम आपके पास में ये है W X Y और Z। और ये जो 6.4 विकर्ण है यह आपके पास में है XZ, ये 6.4 है। और ये जो दूसरा विकर्ण है XY ये XZ है। और ये आपके पास में WY विकर्ण है। विकर्ण WY बराबर 5.2 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ आपने ये WY जो है ये 5.2 सेंटीमीटर का आपने विकर्ण खींच लिया है। अब इस प्रकार की सहायता से हम इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन करने के लिए प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। प्रकार को आधे से ज्यादा खोल करके एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे। प्रकार के चाप में बिना कोई बदलाव किए हुए वाई पर रखेंगे और एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे और इनको स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे। यह आपका बिल्कुल मध्य पॉइंट हो जाएगा O। तो दूसरी बार में हमने क्या किया है, WY का लंब समद्विभाजन किया। अब उसके बाद में हमको पता है कि ये एक विकर्ण हमारा WY हो गया है और दूसरा विकर्ण जो है वो XZ ये वाला विकर्ण होगा। हम बिंदु O से इसके दो बराबर, जो तीसरा विकर्ण है इसके दो बराबर हिस्से करते हैं। तो ये हमारे पास में 3.2 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो तीसरे हिस्से में जब हम आगे करेंगे इसके बाद में, तो O बिंदु से 3.2 सेमी के चाप लंब समद्विभाजक पर दोनों ओर काटेंगे। दोनों ओर काटे अर्थात यहां प्रकार की नोक रखेंगे, 3.2 का चाप यहां काटेंगे, 3.2 का चाप यहां काटेंगे, काटे और X तथा Z बिंदु प्राप्त किए।
तो यहाँ इधर x बिंदु प्राप्त हो जाएगा और यहाँ इधर z बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जो हम इस चित्र कच्चे चित्र को देखते हुए कर सकते हैं। और अंत में wx, xy, yz तथा zw को मिलाकर अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त करेंगे। तो यहां से आप इन्हें मिला दें इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये आप अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त करेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ग्राफ का। और ग्राफ का प्रश्न करने के लिए हमें पैमाना का ध्यान होना चाहिए, और कौन सी लाइन जो है इनमें से किसको हम ऊपर लिखेंगे और किसको हम नीचे लिखेंगे। तो ग्राफ के अंदर आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास में ये जो सारणी दी गई है, इस सारणी के ये जो ऊपर जो सारणी में ऊपर वाली लाइन है, इसे हम हमेशा ग्राफ में नीचे दर्शाएं, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम ग्राफ में खड़ी लाइन पर वाई अक्ष पर दर्शाएं। आप देखें ग्राफ में, ये अपने पास में ग्राफ है, ये ग्राफ है अपने पास। ये हमारा जो है ये ओ बिंदु होता है, और इस ओ बिंदु पर दोनों ही मान x के लिए भी और y के लिए भी दोनों ही मान जो है वो 0 0 होते हैं, और इसे हम ओ बिंदु से दर्शाते हैं। ये हमारा इधर x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। जमाधन हमारे पास में जो जमाधन है रुपए में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 बराबर बराबर दूरी पर है। इस ग्राफ के अंदर जब हम लेंगे तो इनको भी हम बराबर बराबर दूरी पर ही दर्शाएंगे। एक कॉलम में दर्शा सकते हैं, दो कॉलम से लेकर के दर्शा सकते हैं, और वही हमारा पैमाना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको पैमाना बताता हूं। पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा कॉलम, ये एक जो कॉलम है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम इसे एक बड़ा कॉलम या 1 सेंटीमीटर दोनों ही लिख सकते हैं। तो अपने पास में बहुत सारी जगह है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपये। तो यहां से हम चलें तो ये हमारा 1000 रुपये का हो गया, फिर ये दो कॉलम छोड़ करके ये हमारा 2000 रुपये हो गए, फिर दो कॉलम छोड़ करके ये 3000, फिर ये दो कॉलम छोड़ करके 4000। यहाँ अगर देखें तो ये 3, ये 4, और ये जो है वो इस जगह ये 5000। यहाँ हमारे पास में साधारण ब्याज 80, 160, 240, 320 और 400। यदि हम इन्हें भी देखें तो ये भी बराबर बराबर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 0, और यहाँ पर हम पैमाना जो है वो y अक्ष पर मान लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने x अक्ष पर पैमाना माना था उसी प्रकार y अक्ष पर भी मान लेते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर आपके पास में आ जाएंगे 80 रुपये। 2 सेंटीमीटर बराबर 80 रुपये। ये पैमाना जरूरी है। पैमाने का एक अंक है, इस ग्राफ में 6 अंक है, एक अंक पैमाने का है। उपयुक्त प्रश्न ये जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक अंक के ये प्रश्न है, इस प्रकार से 3 अंक, और बाकी जो 3 अंक है वो इस ग्राफ में है। इस ग्राफ में भी आपके नीचे ये अंक लिखने के भी अंक हैं, और इधर जो आप लिखोगे तो यहाँ पर हमने माना पैमाना y अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 80 रुपये। तो यहाँ जो है ये हमारा 80, यहाँ से 2 छोड़ करके 160, फिर 2 छोड़ करके 240, फिर 2 छोड़ करके 320, और फिर 2 छोड़ करके 400। क्योंकि ग्राफ बड़ा है तो हम चाहें तो पैमाना 3 सेंटीमीटर बराबर 1000 या 4 सेंटीमीटर बराबर 1000 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार इधर भी हम अधिक दूरी लेते हुए ले सकते हैं, तो ग्राफ बड़ा आराम से खुला खुला बना हुआ दिखाई देगा। अब हमको इन बिंदुओं को मिलाना है, इधर से 1000 और इधर से 80। इधर से 1000 वाली लाइन और इधर से 80 वाली लाइन देखें, जहां दोनों आते हैं वहां हमें इस पेन से जो है
एक पेंसिल से टिक कर देना है, फिर 2000 और 160 वाली पे टिक कर देना है, फिर 3000 और 240, अगर आप देखें तो ये 3000 और ये 240, फिर आपके 4000 और इधर 320, फिर इधर से आपके 5000 और इधर से 400। स्केल की सहायता से आप इन्हें मिला लें। इसके बाद आप स्केल की सहायता से जो है इस पहले पॉइंट को, आपके सब पॉइंट एक लाइन में मिल जाएंगे। स्केल की सहायता से पहले पॉइंट को, स्केल थोड़ी नीचे रखें, ऊपर रखें और पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से मिला करके और खींच दें, सारे पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। और इसके आप अगर बढ़ा आगे आगे पीछे बढ़ा इस प्रकार से इसे आप ये खींच दें और इधर नीचे भी आप इसे बढ़ा दें। नीचे आपको जो है इसके बाहर नहीं लेकर के आनी है, केवल यहाँ इस 0 तक ही रखनी है। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब इसके बाद में ये पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो आलेख है हमारे 0 0 जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं यहां से गुजर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। दूसरा है आलेख के आधार पर 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखें कि ये 2000 रुपए और ये 3000 रुपए, 500 इसके बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा यहाँ जो बीच वाली लाइन है, यहाँ आपके 2500 हो जाएंगे। इस 2500 को हम आगे बढ़ें और ये जहां ये ग्राफ आ रहा है टच, इसके ऊपर टच करें और यहां से हम इस लाइन के सीध में बिल्कुल इधर चलें। यहाँ जितने 240 और 300 हमने 80-80 का बीच में जो है वो आपके 200 रुपए आ जाएंगे। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं आलेख के आधार पर 2000, आलेख के आधार पर 2500 रुपए का ब्याज 200 रुपए होगा, 280 रुपए, सॉरी ये देखिए 240 फिर 320 है, तो यहाँ पर 280 रुपए आपका ये जो ब्याज है वो 280 रुपए ब्याज होगा। इस प्रकार हम पेपर को बड़ी आसानी से और तन्मयता से सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है और हम इसे 2 घंटे से 2.25 घंटे में आराम से कर सकते हैं।